अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने नोडल एनालिसिस स्टार्ट किया था एसी सर्किट्स का, और इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल 10.2 कर रहे होंगे हमारी बुक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय अलेक्जेंडर से। अब देखिए, इस सवाल के अंदर हमें कहा गया है फाइंड V1 एंड V2। V1 और V2 उन्होंने हमें खुद मार्क करके दिया है सर्किट में, जो कि मुझे एक नोड दिख रही है। V1 और V2 मुझे एक नोड की तरह लग रही है, तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर लेती हूँ। अब जब मैं इसके ऊपर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रही हूँ V1 और V2 के ऊपर, और कोई नोड है नहीं सर्किट में, नीचे वाली है, मगर इसे ग्राउंड नोड कहते हैं, इसका वोल्टेज 0 होता है। सही है। जब मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स के ना दो तरीके के केसेस होते हैं। एक केस वो होता है कि जब आपकी वोल्टेज सोर्स एक आपकी बनाई गई नोड, जिसे हम नॉन रेफरेंस नोड कहते हैं, और एक नीचे वाली ग्राउंड नोड जैसे कि जो रेफरेंस नोड होती है उसके दरमियान होती है। तो इसमें आप सिंपल क्या करते हो, या लेट सपोज ये V3 है तो V3 को आपने 5 वोल्ट के बराबर कह दिया, और ये वाला काम हमने 10.1 में किया था। मगर जब आपकी वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान आ जाए, दो आपकी बनाई गई नोड्स के दरमियान आ जाए, मतलब 0 के अलावा, इस ग्राउंड नोड के अलावा जितनी भी नोड्स होती है ना सर्किट में, वो सब नॉन रेफरेंस कहलाती है। तो जब आपकी सोर्स दो नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान आ जाए, तो तब आपके पास सुपर नोड का केस बनता है। सुपर नोड के केस में क्या होता है कि आप एक बनाते हो सोर्स इक्वेशन, चाहे आप अपना ओरिजिनल मेथड यूज कर रहे हो या शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हो, ठीक है, और एक बनाते हो आप मर्ज इक्वेशन। पहले मैं काम करूंगी शॉर्ट ट्रिक से, सही है। मगर उससे भी पहले जब आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है, पहले देख लेंगे आपका सर्किट जो है वो फेजर डोमेन में होना चाहिए। मतलब ये जो सोर्सेज है ये फेजर में होनी चाहिए, करंट बिल्कुल ठीक है, ये भी फेजर में है, सही है, ये ओम्स में है, ओम्स में है, सही है, सारी चीजें ओम्स में और फेजर में। अगर टाइम डोमेन में होता तो आप पहले उसको बदलते लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, सही है। अब सोर्स इक्वेशन के लिए हमेशा याद रखें, शॉर्ट ट्रिक में तो बहुत ही आसान है, जिन दो नोड्स के दरमियान आपकी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, ठीक है, ये V1 और V2 के दरमियान लगी हुई है, तो V1 किस साइड है? देखिए, V1 सोर्स की पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है? V1 जहां से ज्वाइन है वो सोर्स की पॉजिटिव साइड पड़ रही है, तो V1 को आप लिखो पॉजिटिव में, और V2 जिधर से ज्वाइन है वो सोर्स की नेगेटिव साइड पड़ रही है, तो V2 को आप लिखो नेगेटिव में, और इक्वल टू करके वो सोर्स की वैल्यू लिख दो, बस। बहुत इजी काम, बस ये करना होता है शॉर्ट में, सही है, सोर्स इक्वेशन बनाते वक्त। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि ये वोल्टेज सोर्स ही होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो आप एक करंट सोर्स है और दो नोड्स के दरमियान है तो आप उसके ऊपर सुपर नोड लगा लो, वो गलत है, फिर वो नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में मसला है, ठीक है। तो मर्ज इक्वेशन बनानी। अब मर्ज इक्वेशन का मतलब क्या है कि आप V1 और V2 जिन दोनों के दरमियान आपकी सोर्स इक्वेशन लगी हुई होती है, आप उन दोनों की मिलाकर इक्वेशन बनाते हो। तो मिलाकर इक्वेशन बनाने के लिए मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करती हूँ। V1 को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम, क्योंकि सारा काम। तो पहली वाली ब्रांच देख ले, 3 एम्पियर जो है वो एंटर हो रहा है करंट, तो मैंने -3 लिख दिया, क्यों? क्योंकि एंटर हो रहा है। अगर बाहर निकल रहा होता V1 से तो मैं +3 एम्पियर लिखती। दूसरी वाली ब्रांच देखें, V1 पॉजिटिव में आएगा हमेशा, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। माइनस का अगली नोड कौन है? 0 है, डिवाइड बाय, इनके रास्ते में रुकावट कौन है भाई? -J3 ओम, सही है। अब V1 की एक ये ब्रांच भी है और एक ये ब्रांच भी है। सोर्स वाली ब्रांच तो देखिए अब स्किप हो जाएगी, मर्ज इक्वेशन में सोर्स वाली ब्रांच को आप इग्नोर करते हो, क्योंकि आपने वो बना ली ना बस सोर्स इक्वेशन। ये वाली ब्रांच 4 ओम, अब आप यहाँ पे बोलोगे इसके होना चाहिए V1 - V2 ओवर का 4, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, होना चाहिए। अब आप V2 की भी इसके साथ मिला के बनाओगे इक्वेशन। V2 को देखो, इस वाली ब्रांच को बनाऊं तो V2 -0 डिवाइड बाय 12 ओम, इस वाली ब्रांच को बनाऊं तो V2 -0 डिवाइड बाय J6 ओम, इस वाली ब्रांच को बनाऊं तो V2 -V1 ओवर का 4 ओम, और ये सोर्स वाली ब्रांच तो मैं छोड़ दूंगी क्योंकि वो बन चुकी है, इक्वल टू 0। एक तरीके से आपकी जो मर्ज इक्वेशन है ना वो कुछ ऐसी बन रही है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये -0 इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, तो मैं ऐसे हटा देती हूँ -J3, ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से -0, और दूसरी चीज मैंने यहाँ से भी -0 हटा दिया, यहाँ से भी -0 हटा दिया। अब एक बात बताएं, यहाँ पे कुछ और सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है? ये दो टर्म्स ना आपको थोड़ी सेम लग रही होंगी, मगर यहाँ पे V1 - V2 है, यहाँ पे V2 - V1 है। आप एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, ये हो जाएगा V1 पॉजिटिव में आ जाएगा और V2 नेगेटिव में आ जाएगा। जब आपने माइनस कॉमन निकाला तो V2 की साइन भी उल्टी हो जाएगी, V1 की साइन भी उल्टी हो जाएगी, तो ये असल में ऐसी टर्म बन जाएगी माइनस का V1 - V2 डिवाइड बाय 4।
एक बात बताओ, ये टर्म प्लस में, यही टर्म माइनस में, दोनों कैंसिल हो रही है, तो ये जो दोनों टर्म है ना, ये कैंसिल हो जाएगी। तो मैं इन दोनों को मिटा रही हूँ यहाँ से। ये v1 माइनस वी टू ओवर 4 वाली टर्म और v2 माइनस v1 ओवर 4 वाली टर्म आपस में कैंसिल हो रही है। तो यहाँ से ना हमने कंक्लूजन देखा। कंक्लूजन क्या देखा कि जो रेजिस्टर भी आपकी वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में लगा हुआ होता है ना, जब आप सुपर नोड का केस करते हो, तो जो रेजिस्टर आपकी वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। v1 की आप जब टर्म्स बना रहे थे जब भी निग्लेक्ट कर सकते हो, v2 की टर्म्स बनाते हुए भी निग्लेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको ये सारी चीज समझने में मसला हुआ है, तो ये मैं कहूंगी ये डीसी का कॉन्सेप्ट था, सही है। तो ये आपको डीसी में अच्छे से समझ में आनी चाहिए थी चीज। अब देखिए आपके पास ऐसी इक्वेशन बन गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही से करके लिख देती हूँ। ये प्लस v1 ओवर माइनस j3 प्लस v2 ओवर 12 प्लस v2 ओवर का j6 इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसी इक्वेशन है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं मैट्रिक्स अप्लाई करती हूँ। मैट्रिक्स में आप देखिए v1 के साथ एक कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। v2 के साथ भी -1 दिख रहा है और एक अलग से कांस्टेंट भी है इक्वल्स टू के बाद। मगर यहाँ पे मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको ला सकती हूँ कैसे, के 3 एंगल 0 को आप दूसरी साइड पे रखें, ठीक है। यहाँ से मैं v1 को कॉमन निकाल लेती हूँ। v1 कॉमन निकलेगा तो v1 हट जाएगा यहाँ से, तो 1 ओवर का माइनस j3 बच जाएगा। यहाँ से मैं प्लस v2 को कॉमन निकाल लेती हूँ। यहाँ से v2 हट जाएगा तो 1 ओवर का 12 बच जाएगा, और यहाँ से v2 हट जाएगा तो 1 ओवर का j6 बच जाएगा। 1 ओवर का j6 3 एंगल 0। ये इसको थोड़ा सही से करके लिख लेते हैं कुछ ऐसे। अब आपके पास जब ये आ गया तो आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो। कैलकुलेटर में नहीं कर सकते, माइनस जे जब ऊपर आएगा तो जे वैसे ही खुद माइनस ही होता है, तो माइनस ऊपर, जे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जे आ जाएगा सिर्फ। तो v1 के साथ आंसर क्या आएगा, जे 1/3 का आंसर होता है 0.333। ये आप पूरी चीज सॉल्व करोगे, 1 ओवर का 12 प्लस 1 ओवर का j6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा v2 के साथ 0.08333 माइनस का 0.166j। ये कैसे आया, 1 को 12 से डिवाइड करोगे तो 0.0833 आएगा, और ये जे वाली चीज जैसे मैंने अभी बताई थी ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, मगर यहाँ पे चीजें बहुत कंजेस्टेड हो रही है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आगे का काम जो है वो कर लेती हूँ। क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है बस। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से सोर्स इक्वेशन और मर्ज इक्वेशन आ गई थी। सोर्स इक्वेशन तो मेरे पास बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद है, मैं इसको क्रेमर्स रूल के लिए लिख सकती हूँ मैट्रिक्स के अंदर, मगर मर्ज इक्वेशन ऐसी नहीं थी तो हमने इसको अरेंज किया। अब आप इस पूरी चीज को कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.333j, ठीक है। तो मैं इसको ही मिटा के लिख रही हूँ। v1 के साथ आप लिख दोगे 0.333j, सही है। और v2 के साथ जो पूरा बॉक्स है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक और कांस्टेंट निकल के आएगा जो कि कैलकुलेटर से ही आएगा 0.0833, सही है, माइनस का 0.1666j। जब आपके पास इस तरीके की इक्वेशंस आ गई हैं, आप इसे इक्वेशन ए का नाम दो, इसे इक्वेशन बी का नाम दो। ए और बी के ऊपर अब हम क्रेमर्स रूल लगाएंगे और v1 v2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखें यहाँ पे v1 का कांस्टेंट क्या है, 1 है, इधर v1 का कांस्टेंट क्या है, 0.0333j। अब ऐसा ना हो कि नीचे v2 पहले लिखा हुआ है आपके पास, तो आप उसका कांस्टेंट लिख दे 1 के नीचे, ये मत करिएगा, ठीक है। v2 का कांस्टेंट कितना है भाई, -1। इधर इसका कांस्टेंट कितना है, 0.0833 माइनस 0.166j। अब -1 जो है वो थोड़ा सा पहले लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दें, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। आपको जो वैल्यू निकालनी है, v1 की वैल्यू पहले लिखी हुई थी, v2 की वैल्यू बाद में थी दोनों इक्वेशंस में, तो ऊपर v1 आएगा, नीचे v2 आएगा। दूसरी साइड पे यहाँ पे क्या था, tan एंगल 45 डिग्री था, यहाँ पे क्या था, 3 एंगल 0 डिग्री था। इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे जो है अपने मैट्रिक्स बना लिए। अब मुझे यहाँ पे v1 v2 की वैल्यू चाहिए। v1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, डेल्टा 1 ओवर डेल्टा करके। v2 की वैल्यू निकालूंगी डेल्टा 2 ओवर डेल्टा करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। डेल्टा की वैल्यू के लिए आपने सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0833 से, तो यही आंसर आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस कराएंगे
-1 इंटू 0.0333 J। ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें, आपके पास डेल्टा का आंसर आए, सही है। तो डेल्टा का आंसर आ जाएगा 0.08333 प्लस का 0.166 J। अब देखिए डेल्टा वन के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, ये जो पहले वाला कॉलम है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं ये वाले कॉलम से, जो आपका आखिरी में कांस्टेंट का कॉलम होता है, जो कि हो जाएगा tan एंगल 45 डिग्री 3 एंगल 0। tan एंगल 45 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, बीच में माइनस की साइन लगाएंगे, tan एंगल 45 डिग्री। अब ये इतना बड़ा सा नंबर है कि मैं लिख नहीं रही, बता रही हूँ 0 पॉइंट ये वाला नंबर है ये, ठीक है। माइनस का किससे कराएंगे, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 एंगल 0 को। आपके पास ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, डेल्टा वन की, ठीक है। डेल्टा वन की वैल्यू आ जाएगी 4.76 माइनस का 0.584 J। डेल्टा टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो जो आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ था ना, वो जो कॉलम लिखा हुआ था, आप उसको वापस से लिखेंगे जो था असल में, जो कि था आपके पास 1 और 0.333 J। ये वाला कॉलम अब आप मिटाएंगे और अब जो आखिरी वाली कांस्टेंट की वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखेंगे। वापस से वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को 3 एंगल 0 से कराएंगे तो 1 3 का 3 होता है, माइनस करा देंगे, ये वाला एक ब्रैकेट हो जाएगा और एक ब्रैकेट ये वाला हो जाएगा। 0.33 को मल्टीप्लाई कराएंगे tan एंगल 45, 3 माइनस 0.33 J इंटू tan एंगल 45। जब आप ये करेंगे तो आपके पास डेल्टा टू की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 5.35 माइनस का 2.35 J। आपने एक दफा क्रेमर्स रूल अप्लाई कर लिया, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा की वैल्यूज आ गई, डेल्टा वन की वैल्यू पुट करें, नीचे डेल्टा की वैल्यू पुट करें, V1 का आंसर आ जाएगा आपके पास 25.8 समथिंग एंगल -70.33 वोल्ट। अब मेरा आंसर शायद थोड़ा बुक से पॉइंट्स में फर्क आ रहा होगा, क्योंकि जाहिर है 3 डेसिमल लेने होते हैं आपको, फिर आगे के भी राउंड ऑफ करने होते हैं, कहीं ना कहीं डेसिमल का इशू मगर क्लोजेस्ट है, ठीक है। 31.4 एंगल -87.05। बहुत सारे लोगों के टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि भैया आपने एग्जैक्ट आंसर लेकर आना है, तो फिर आप उनके केस में जैसे वो बताते हैं कि भाई डेसिमल के बाद 3 या 4 इतनी प्लेसेस लेनी है, तो वो आप वैसे ही लिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, V1 और V2 की वैल्यू निकाली, मगर शॉर्ट ट्रिक से निकाली। अब हम इसका जो ओरिजिनल मेथड है वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 10.2 मौजूद है, मगर अब हम इसको ओरिजिनल मेथड से कर रहे होंगे। हमें ये बात पता है कि हमने सोर्स इक्वेशन बनानी होती है सुपर नोड के केस में, और मर्ज इक्वेशन बनानी होती है, सही। तो सोर्स इक्वेशन की हेडिंग डाल दी और मर्ज इक्वेशन की हेडिंग डाल दी। पहले मैं आपको मर्ज इक्वेशन बताऊंगी कैसे बनानी है। देखें, आपने पहले अपने पूरे सर्किट में करंट का फ्लो देखना है। मैं अज्यूम कर रही हूँ मेरा करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, कुछ नीचे चला गया होगा, कुछ आगे चला गया होगा, फिर कुछ यहाँ से नीचे चला गया होगा, फिर यहाँ से कुछ करंट बन के ऊपर चला गया होगा, वही करंट यहाँ से मिलके यहाँ से कुछ आगे चला गया होगा। तो ये मैंने मतलब अपनी मर्जी से फ्लो सोचा है, ठीक है। अब मुझे मर्ज इक्वेशन बनानी है, तो मैं इस हर फ्लो को करंट का नाम दे देती हूँ, I1 I2 I3 I4 I5 I6, ठीक है। V1 के ऊपर आप अगर KCL लगाएं तो I1 एंटर कर रहा है, ठीक है। तो मैं सारे एंटरिंग करंट्स को एक साइड पे रखूंगी, चाहे वो V1 के या चाहे वो V2 के, सही है। तो I1 एंटर कर रहा है और यहाँ पे और कुछ एंटर नहीं कर रहा, सब लीव कर रहे हैं, तो I2 I3 और I4 को मैं दूसरी साइड पे रखूंगी, सही है। अब देखें V2 में देखें कौन एंटर कर रहा है, I4 एंटर कर रहा है और I3 एंटर कर रहा है। जो एंटरिंग वाली साइड ये थी, I3 और I4 एंटर कर रहे हैं, तो मैंने V2 के लिए दूसरी साइड पे रखा, और यहाँ पे I5 और I6 लीव कर रहा है, तो उनको मैंने दूसरी साइड पे रखा। ये हमने बनाई है मर्ज इक्वेशन। अब देखिए आप लोग केसीएल अप्लाई करते हैं ना, सही है। जो ओरिजिनल मेथड से बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो जब सुपर नोड अप्लाई कर रहे हैं तो आप केसीएल अप्लाई करेंगे। तो आपने जब मर्ज इक्वेशन बनानी है तो V1 के कुछ एंटरिंग करंट्स होंगे, कुछ लीविंग करंट्स होंगे, V2 के कुछ एंटरिंग करंट्स होंगे, V2 के कुछ लीविंग करंट्स होंगे। अगर आप V1 के एंटरिंग करंट को इस साइड पे लिख रहे हैं तो V2 के एंटरिंग करंट को भी इसी साइड पे लिखेंगे। अगर आप V1 के लीविंग करंट को इस साइड पे लिख रहे हैं तो V2 के लीविंग करंट को भी इस साइड पे लिखेंगे, ताकि आपके माइनस वगैरह कुछ गलती ना हो जाए, कुछ अलग से कुछ कैंसिल ना हो जाए, सही है।
अब देखें इसी तरीके से अगर आप बोलते हैं कि हम इक्वल क्योंकि दोनों साइड वाला मेथड तो यूज ही नहीं करते, हम क्या करते हैं कि हम एंटरिंग को पॉजिटिव रखते हैं, लीविंग को नेगेटिव रखते हैं। तो भैया आप ऐसे कर लो, अगर आप एंटरिंग को पॉजिटिव रख रहे हो तो V1 के एंटरिंग को भी पॉजिटिव रखोगे, V2 के एंटरिंग को भी पॉजिटिव रखोगे। अब ये तो केसीएल के बेसिक्स है ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बोल रहे हो कि भाई नहीं हम एंटरिंग को नेगेटिव रखते हैं हमेशा, तो हम आपकी इक्वेशन एक साइड पे बनती होगी, तो आप यहाँ पे I1 को नेगेटिव रखोगे क्योंकि ये एंटरिंग है, I3 को भी नेगेटिव रखोगे, I4 को भी नेगेटिव रखोगे क्योंकि ये दोनों V2 का एंटरिंग है, ठीक है। मगर सारे लीविंग को आप पॉजिटिव रखोगे, चाहे वो V1 का या चाहे वो V2 का। तो ये कुछ बेसिक्स है जो कि आपको केसीएल में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए तो मैंने यहाँ पे जो मेथड लिखा है आप इस तरीके से सॉल्व करें कि आप एक साइड पे V1 के भी एंटरिंग लिखें और V2 के भी एंटरिंग लिखें, और दूसरी साइड पे आप V1 के भी लीविंग करंट्स लिखें और V2 के भी लीविंग करंट्स लिखें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है I3 I4 कैंसिल हो रहा है, I3 I4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे I1 बराबर हो गया I2 I5 और I6 के। अब यहाँ पे ना एक लॉजिक होती है, जो लोग शॉर्ट ट्रिक से जिनको वाकिफ हैं जो लोग, ठीक है, या अगर आप वाकिफ नहीं भी हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो इसमें होता क्या है कि जो सोर्स वाली ब्रांच होती है ना ये मर्ज इक्वेशन में नहीं ली जाती। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसका जो करंट था ना I3 वो खुद ही हट गया पूरी इक्वेशन से। इसी तरीके से याद करें ये जो ये रेजिस्टर है ना, हमेशा बुक में आपने कहीं लिखा हुआ पढ़ा होगा कि ये जो सोर्स है इसके पैरेलल में जो रेजिस्टर होता है उसको हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है मर्ज इक्वेशन में। तो देख लें I4 का करंट भी कैंसिल हो गया। मगर आपको अगर ये सारे लॉजिक्स याद नहीं रहते तो आप बस सिंपल इक्वेशन बनाओ जैसे मैंने बनाई थी, फिर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो बस, ठीक है। अब सोर्स इक्वेशन कैसे बनानी होती है, देखिए सोर्स इक्वेशन के लिए ना आपने सिंपल यहाँ केसीएल अप्लाई करते हो नोड्स के लिए, ठीक है। सोर्स इक्वेशन के लिए आप केवीएल अप्लाई करोगे। केवीएल के लिए सिंपल आप क्या करोगे, कैसे भी अप्लाई कर लो, यूं अप्लाई कर रही हूँ मैं इस लूप में क्योंकि ये सोर्स है ना, ये रही सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे V1 कुछ ऐसे है, V1 का ना ऐसे मतलब है V1 प्लस और V2 का प्लस इधर है माइनस नीचे, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखें V1 में जब यहाँ करंट यूं फ्लो कर रहा है इस पूरे लूप में, तो V1 में करंट कहाँ से एंटर होगा, माइनस से, नीचे से। तो ये हो जाएगा माइनस का V1, फिर ये सोर्स में करंट कहाँ से एंटर होगा, पॉजिटिव से, प्लस का सोर्स की वैल्यू tan एंगल 45 डिग्री, फिर प्लस का V2 इक्वल्स टू 0। केवीएल लगाया है उस लूप में जहां पे आपकी नोड्स हैं और जहां पे आपकी वोल्टेज सोर्स है। बस आपने ये ध्यान रखना है आप जब केवीएल लगाएंगे ना तो उस इक्वेशन में आपकी सोर्स आनी चाहिए, ठीक है, और वो दोनों नोड्स आनी चाहिए जिनके दरमियान आपकी सोर्स है, बस और कुछ नहीं आता सोर्स इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैं उसको अगर थोड़ा सा अरेंज करूँ तो मैं tan एंगल 45 को एक जगह पे रखूंगी, कांस्टेंट्स एक साइड पे रहते हैं, V1 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी पॉजिटिव हो जाएगा, V2 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी नेगेटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। अब जिन लोगों को ये केवीएल वाली कहानी समझ में नहीं आई ना तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि आप tan एंगल 45 डिग्री एक साइड पे रखें, सही है, और V1 पॉजिटिव की साइड पे था तो उसको पॉजिटिव में रखें दूसरी साइड पे, और V2 नेगेटिव की साइड पे था तो उसको नेगेटिव में रखें। और ये चीज हमेशा ऐसी फॉलो होती है, तो ये वाली चीज ऐसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है। अब I1 की वैल्यू मैं लिख देती हूँ। I1 की वैल्यू बताएं क्या हो जाएगी, I1 ये रहा इधर से आ रहा है V1 की तरफ, मगर ये करंट 3 एंगल 0 से है, मैं I1 की जैसे ही है, तो I1 की जगह मैं 3 एंगल 0 लिख देती हूँ। I2 क्या है भाई, I2 V1 से निकल के 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैं कहाँ पे लिखूं, मैं ये पूरा हटा रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपने करंट की वैल्यूज लिख सकूं। ये हमारे पास हो जाएगा I2 बराबर हो गया, V1 से निकल के जा रहा है 0 पे, रास्ते में कौन आया, माइनस का J3 ओम्स। तो ये जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो V1 ओवर का माइनस J3 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब आप ये निकालेंगे, कौन सा करंट निकालना है आपको, I5 निकालना है, I5 ऐसे जा रहा था, सही है। तो I5 की वैल्यू हो जाएगी V2 ओवर का J6, I6 की वैल्यू हो जाएगी V2 ओवर का 12। अब क्योंकि हम इतनी दफा कर चुके हैं तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। I2 की वैल्यू इधर पुट करें, I5 की वैल्यू इधर पुट करें, I6 की वैल्यू इधर पुट करें। आगे आपको सिंप्लीफाई करना है और क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है, तो अब हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशंस आ गई थी, हमें इसके ऊपर क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है।
तो ये तो बिल्कुल सही फॉर्म में मौजूद है। v1 के साथ एक कांस्टेंट दिख रहा है मुझे, v2 के साथ एक कांस्टेंट दिख रहा है, और ये कांस्टेंट एक दूसरा अगली साइड पर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मुझे ये कांस्टेंट एक साइड पे दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पे मुझे v1 v2 के साथ एक कांस्टेंट नहीं दिख रहा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 एंगल 0 बराबर हो जाएगा, v1 को आप कॉमन निकालें, 1 बच जाएगा इधर, 1 ओवर का -j3 ओम्स, प्लस का v2 को आप कॉमन निकालें, v2 जब बाहर जाएगा तो 1 ओवर का j6 हो जाएगा यहाँ पे, और जब v2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे +1 ओवर का 12 हो जाएगा। आप इस चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपके पास आ जाएगा 3 एंगल 0 बराबर हो जाएगा v1 0.333 j के। इस चीज को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपके पास आ जाएगा v2 0.08333 -0.166 j। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, आप इसे इक्वेशन ए का नाम दो, इसे आप इक्वेशन बी का नाम दो। यही सेम इक्वेशन शॉर्ट ट्रिक वाले में भी आई थी, फिर हमने इसके ऊपर क्रेमर्स रूल अप्लाई किया था। तो अब आप लोग क्रेमर्स वाले सेक्शन पे जाए थी वीडियो के, ठीक है, और क्रेमर्स रूल देख लेंगे किस तरीके से हुआ है और हमने आंसर कैसे निकाला है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग आगे का काम कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोग इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.2 मौजूद है। अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप लोग ये उससे सॉल्व करें, अगर आप लोग जो है ओरिजिनल मेथड अप्लाई करते हैं तो आप लोग उससे करें, मगर आप इसको सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कि आपकी जो समझ में आया है वो सही आया है, कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि एसी में ज्यादा जो लैक है वो हम लोग प्रैक्टिस में ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लें, और जो है फिर क्वेश्चन आप लोग जो आंसर है वो बुक से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, कोई और बच्चा जिसने सॉल्व किया हो वो भी आपको बता देगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैश एनालिसिस होगा उसको कंटिन्यू कर रहे हैं।